जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीजे जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा करंट अफेयर्स पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि नरसंहार के अपराध के पीड़ितों के स्मरण और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आखिर ये कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे नरसंहार किसे कहते हैं। नरसंहार का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को, ध्यान दीजिएगा, एक साथ बहुत सारे लोगों को यानी मार दिया जाए या उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए, तो इस तरीके से उसे हम नरसंहार बोलते हैं। क्लियर है? यानी एक प्रकार से 50, 100, 200 लोगों को एक साथ मार दिया जाए तो उसी को हम बोलते हैं नरसंहार। तो नरसंहार के अपराध के पीड़ितों के स्मरण और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आखिर कब मनाया जाता है? आइए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं आखिरकार इन 4 ऑप्शनों में से हम किन किन के बारे में जानते हैं। जैसे हमने आपको बताया था 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? 4 दिसंबर को हमने कल आपको बताया था क्या मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है क्या, जल्दी बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से 9 दिसंबर को दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या मनाया जाता है? नरसंहार के अपराध के पीड़ितों के स्मरण और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल अपने दिमाग पे इसको सेट कर लीजिएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों ड्रोन पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। हालांकि जितने भी ड्रोन से संबंधित क्वेश्चंस है उसको बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है। तो भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया, मुंबई की, चेन्नई की दोस्तों, हैदराबाद। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का अगर हम बात करते हैं सही आंसर तो ऑप्शन सी है, अर्थात चेन्नई में किया गया। क्लियर है? अब किसने किया है इसके भी बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, केंद्रीय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, केंद्रीय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। क्लियर है? उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, पहले ड्रोन का, ध्यान दीजिएगा, पहले ड्रोन का प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन चेन्नई में किया है। क्लियर है? किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने किया है। तो आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि ये आयुर्वेद पर है, जो कि आयुर्वेद से संबंधित है और इस समय आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा ही मान्यता मिल रही है। तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? क्या तमिलनाडु की, गोवा की, राजस्थान की, हरियाणा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, ये 8 से 11 दिसंबर 2022 तक 9वीं, कौन सी? 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, का उद्घाटन 8 दिसंबर 2022 को, क्लियर है, पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है, पणजी गोवा में
क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मनाया गया है, यानी गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। ये पॉइंट समझ में आ गया है। और एक पॉइंट ये याद रखना है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, क्या आयुर्वेद दिवस आखिरकार कब मनाया जाता है, तो दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों, 23 अक्टूबर को, ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। क्लियर है। क्या आदित्य मित्तल की, वी प्रणव की, भारत सुब्रमण्यम की, दोस्तों संकल्प गुप्ता जी। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, अर्थात आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया। क्या तमिलनाडु में, कि महाराष्ट्र, कि झारखंड, कि बिहार। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, अर्थात तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 है, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में रसद क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितने रुपए की ऋण मंजूरी दी है। क्या 250 मिलियन डॉलर, कि 350 मिलियन डॉलर, कि 150 मिलियन डॉलर, कि 450 मिलियन डॉलर। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, अर्थात 250 मिलियन डॉलर। ध्यान दीजिएगा, ये पैसा ऋण के तौर पे दिया है। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को दिया है। बीबीसी की वर्ष 2022 की 100वीं प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किसको शामिल किया गया है। प्रियंका चोपड़ा, सिरिसा बंदला, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावले। इन चारों को ध्यान दीजिएगा, बीबीसी ने, ध्यान दीजिएगा, 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में इन्हें शामिल किया है। तो इस तरीके से हमारा डी और ई अर्थात उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय मूल के कृष्णा वविलाला को किस देश के द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है। प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में, हालांकि मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया। क्लियर है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नौवा है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं। क्या मेघना अहलावत, की पीटी उषा, की दीपा मलिक, की संध्या देवनाथन। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये करंट अफेयर्स के जो 9 क्वेश्चन थे इसके बारे में समझा। इन 9 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिए गए। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपके लिए स्टैटिक्स जीके आ रहा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न हमें बहुत सारे परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आज का जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो है, जानते ही हैं आप लोग, इस समय चल रहा है पॉलिटी। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे आज संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। क्लियर है, यानी भाग 1 क्लियर है। और उसके बाद हो सके अगर समय बचता है तो हम हिस्ट्री पर भी क्लास इसी करंट अफेयर्स की सीरीज में लेंगे। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं पॉलिटी के साथ। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान। क्लियर है। तो हमने कल परसों की क्लास में आपसे यही
चर्चा किया था कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, जो कि वर्तमान समय 25 माने जाते हैं, 22 भाग और 8 अनुसूचियों के बारे में हमने जाना था इसके पहले। आज का जो चर्चा होगा दोस्तों भाग 1 पर होगा, जो कि हमने कल आपको 22 भागों के बारे में बताया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भाग 1 में हमने क्या बताया था? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया था। क्या बताया दोस्तों? राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र बोल सकते हैं या संघ राज्य क्षेत्र बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये भारतीय संविधान के भाग 1 में किया गया है। ये जो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है, ये अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 से लेकर 4, तो 1 से लेकर 4 तक के जो भी अनुच्छेद होते हैं वो संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित होते हैं। क्लियर है? जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। क्लियर है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश बनाए गए। कौन कौन से वो 2 देश थे? भारत एवं पाकिस्तान। बिल्कुल भी दिमाग से समझ लीजिए दोस्तों, कौन से 2 देश बनाए गए? भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाए गए। क्लियर है? इन दोनों देशों के बीच में एक लाइन खींची गई, उस लाइन का नाम क्या है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। क्लियर है? इतना समझ आ गया है? तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, भारत 2 देश में विभाजित हुआ, भारत और दूसरा पाकिस्तान। क्लियर है? और यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखना दोस्तों, देसी रियासत। देसी रियासत जानते हैं, यानी राजा रजवाड़े। आप लोग जानते हैं भारत में बहुत सारे राजा रजवाड़ों का शासन चलता था। हालांकि ध्यान दीजिएगा, भारत में शामिल उस समय लगभग बताए जाते हैं 552 देसी रियासतें थीं। कितने दोस्तों? 552 देसी रियासतें थीं, यानी राजा रजवाड़ों का शासन चल रहा था। क्लियर है? जिसमें से 559, कितने दोस्तों? 559 जो देसी रियासतें थीं। क्लियर है? देसी रियासतें थीं, वो भारत में विलय हो गई थी। क्लियर है? भारत में विलय करने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। इन्हीं की भूमिका ने, इन्हीं की संघर्ष ने 500 से अधिक यानी 549 देसी रियासतों को भारत में विलय कर लिया गया। क्लियर है? अब जो 3 हमने बताया, कितने देसी रियासतें थे दोस्तों? 552 देसी रियासतें थी। क्लियर है? 552 में से हमने बताया 559 जो है ये तो भारत में अपने आप को विलय कर लिए, यानी 559 जो राज्य थे रजवाड़ों का, वो भारत में अपने आप को विलय कर लिए कि वो भारत के अनुसार चलेंगे, भारत के संविधान के नियम के अनुसार चलेंगे। लेकिन उसमें से 3 ऐसे देसी रियासत थे जिन्होंने भारत में विलय होने से इनकार कर दिया। क्लियर है? हमने आपको बताया देसी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प रखे गए थे। वो 3 विकल्प ये थे, भारत में शामिल हो, क्लियर है, या पाकिस्तान में शामिल हो। क्लियर है?
भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो, या आप स्वयं स्वतंत्र हो जाइए। तो इस तरीके से 559 तो अपने आप को शामिल कर लिए भारत में, लेकिन 3 जो देसी रियासतें थीं ये अपने आप को भारत में शामिल नहीं की, यानी कुछ तो अपने आप को स्वतंत्र रख लिए, कुछ पाकिस्तान के साथ। क्लियर है? आइए एक एक के बारे में हम लोग समझते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, 3 वो कौन 3 देसी रियासतें थे जो भारत में अपने आप को विलय होने से इनकार कर दिए थे, जल्दी से बताएंगे। एक था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था कश्मीर। कौन कौन से थे दोस्तों? एक था हैदराबाद, क्लियर है, दूसरा था जूनागढ़, तीसरा क्या था? जम्मू कश्मीर। क्लियर है? जम्मू कश्मीर। ये 3 ऐसे देसी रियासत थे जिन्होंने भारत में अपने आप को विलय करने से इनकार कर दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया है। जूनागढ़ को किसके? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब जानते हैं? रेफरेंडम। इसका मतलब ये होता है जूनागढ़ के जो नागरिक थे उनसे पूछा गया कि आप भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत में रहना चाहता था। तो भारत के जूनागढ़ के अधिक से अधिक लोगों ने भारत में रहने की प्रस्ताव रखा, इसी कारण इसे भारत में विलय कर लिया गया। रह गए हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इसे भारत में विलय किया गया। किसके द्वारा? शॉर्टकट में चले हैं दोस्तों, लंबा चलेंगे तो बहुत ज़्यादा चलेगा। पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसे भारत में विलय किया गया। रह गई जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। वहाँ की अधिक से अधिक जनसंख्या मुस्लिम थी। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो अपने आप को ना तो भारत में विलय करना चाहते थे ना तो पाकिस्तान में, वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। क्लियर है? लेकिन पाकिस्तान के जो कबीलाई थे, पाकिस्तान की जो आर्मी थी, वो अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर पर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो भाग कर कहाँ पहुँचे? भारत के प्रधानमंत्री के पास। उन्होंने प्रस्ताव रखा, मैं अपने आप को भारत में विलय करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, यानी इनसे हस्ताक्षर कराया गया कि आप हस्ताक्षर कीजिए, तो हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भी भारत में विलय कर लिया गया। तो इस तरीके से पॉइंट समझिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 2 देशों में विभाजित हुआ। उस समय भारत में 552 देसी रियासतें थीं, जिसमें से 559 देसी रियासतें भारत में विलय हो गईं और 3 जो थी अपने आप को भारत में विलय करने से इनकार कर दिया। जब देश आज़ाद हुआ तो इन देसी रियासतों के समझ 3 शर्तें रखी गई। वो 3 शर्त क्या थी? हमने बताया था, भारत में या तो शामिल हो जाओ, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या तो अपने आप को स्वतंत्र कर लो। तो इस तरीके से 3 देसी रियासतों में से हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के इसे भारत में विलय किया गया। तो इस तरीके से भारत में 552 देसी रियासतें मिल गई। भारत के समय उस समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भारत को अलग अलग राज्यों में विभाजित करना। हालांकि भारत
को भाषा के आधार पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। क्लियर है? इसका सबसे ज्यादा श्रेय पोट्टी श्री रामू मूल को दिया जाता है, क्योंकि वो भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को विभाजित करना चाहते थे। वो 56 दिनों तक उपवास किए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से भारत को, ध्यान दीजिएगा, भाषा के आधार पर विभाजित कर दिया गया। वर्तमान समय में भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। क्लियर है? और ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत में भाषा के आधार पर विलय होने वाला पहला राज्य कौन है ये पूछता है, वो है आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। क्लियर है? तो इस तरीके से इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों, इसे फालतू न समझें, क्योंकि इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन यदि आपके परीक्षा में आ गया और आपसे छूट गया तो आपको बहुत ही दुख होगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमने बताया शॉर्टकट में था, हालांकि बहुत लंबी सीरीज थी लेकिन हमने इसे शॉर्टकट में बताया। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद जो कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में है, उसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, आइए इसके भी बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 1 में है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या हमने बताया? भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बात किया गया है। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के विलय, प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। क्लियर है? क्या भारतीय राज्य या भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की गई है? ये अनुच्छेद 2 में है। यानी एक प्रकार से भारतीय संघ में, क्लियर है, नए राज्यों के विलय की बात की गई है। क्लियर है? या प्रवेश की बात की गई है। भाग 3, अनुच्छेद 3 में बात करते हैं। अनुच्छेद 3 में दोस्तों नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को है, ऐसा ही मान सकते हैं। तो अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण करना है। जैसे हमने बताया 28 राज्य। अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया जाए तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। तो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को है, और इसी अनुच्छेद के तहत ये किया जाता है। इसे किसी राज्य का नाम चेंज कर दिया गया है, ये अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से इस पॉइंट को दिमाग पे सेट कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। अनुच्छेद 4 ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अनुच्छेद 4 दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें है 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। यानी 2 तथा 3 के संशोधन को
368 के बाहर रखा गया, यही बात की गई है अनुच्छेद 4 में। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर था जिसके बारे में हमने जाना। आइए अब हम मिलते हैं आपको हिस्ट्री के साथ, यानी हम आपसे मिलते हैं हिस्ट्री के क्लास के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता पर। चर्चा हमारा किस पे होने वाला है? सिंधु सभ्यता पर। क्लियर है? तो इसके पहले हमने संविधान पे चर्चा किया था। संविधान पर आपको एक प्रश्न बताना है। क्यों? क्योंकि इससे हमें मालूम पड़ेगा कि कौन बच्चा देख रहा है। जिसका कमेंट आएगा हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि वो बच्चा इस क्लास को देखा है पूरा। पहला है कि भाषा के आधार पर विलय होने वाला, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन था, जो यानी एक प्रकार से भारत के भाषा के आधार पर विलय होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, ऐसा बोल सकते हैं। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? आइए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। हालांकि जब सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी उस समय भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत के पुस्तकों में प्रथम अध्याय ऋग्वैदिक सभ्यता को माना जाता था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो प्रथम अध्याय किसे माना गया? सिंधु सभ्यता को माना गया। क्लियर है? आप लोग जानते ही हैं रेडियो कार्बन C14। क्या? रेडियो कार्बन C14 तकनीकी। क्लियर है? तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो दोस्तों 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बताई गई है। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बताई गई है। किसके आधार पर? रेडियो कार्बन C14 तकनीकी के माध्यम से। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज जो है दोस्तों अमेरिका के, ध्यान दीजिएगा, रसायन शास्त्री थे जिनका नाम है V.F. लीवी। क्या नाम है दोस्तों? चलिए बताएंगे। V.F. है, क्या नाम है? लीवी। V याद रखे रहेंगे, F लीवी था। इन्होंने रेडियो कार्बन यानी तिथि निर्धारण की कार्बन C14 तकनीक की खोज की थी। क्लियर है? इन्होंने क्या बताया जानते हैं? इन्होंने बताया जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वो उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। यानी कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वो वस्तु उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट किसने बताया था? V.F. लीवी ने बताया था। क्लियर है? तो इस पॉइंट को भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की खोज आप लोग जानते ही हैं 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। क्लियर है? इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। क्या? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता
क्यों कहा जाता है, आखिरकार आदि ऐतिहासिक सभ्यता है क्या? आइए इसके भी बारे में जानते हैं। आदि ऐतिहासिक उस काल को कहते हैं जिस काल में, ध्यान दीजिएगा, लेखन कला के प्रचलन है, यानी लेख लिखे गए हैं लेकिन उससे पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखावट तो मिली है दोस्तों, लेकिन वो लिखावट में क्या लिखा गया है इस चीज को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इसीलिए से आदि ऐतिहासिक सभ्यता और साथ में कांस्य युगीय सभ्यता के नाम से भी हम पुकारते हैं, क्योंकि कांस्य की बनी हुई वस्तुएं अधिक से अधिक प्राप्त हुई हैं। क्लियर है? तो पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग में से है। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? 1921 में दयाराम साहनी। किसके निर्देशन में किया गया था? एक पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खुदाई कराए थे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट अर्थात पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे हमारी पॉइंट है, हमने बताया सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता दोस्तों एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी दोस्तों। क्या थी ये? नगरीय सभ्यता थी, यानी नगर में बसी हुई थी। इसकी जो भी व्यवस्थाएं थी वो नगर की भांति थी। सड़क होता था मेन, सड़क के किनारे नालियां बनी हुई थी दोनों तरफ। स्थान स्थान पे कूड़ेदान का भी व्यवस्था किया गया था। घर सड़क के किनारे बनाए जाते थे, लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या होता था, किसी भी मकान का जो दरवाजा होता था मेन सड़क की ओर ना खुलता था, बल्कि पीछे की तरफ खोले जाते थे। क्लियर है? मकान एक मंजिला, दो मंजिला भी हुआ करते थे। क्लियर है? और जो भी मकान का गंदा पानी आता था वो इन नालियों के माध्यम से दूर किसी गड्ढे में, तालाब में गिराया जाता था। यानी स्वच्छता को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। ये एक अद्भुत सभ्यता थी दोस्तों। क्लियर है? एक ऐसा, यानी एक गुजरात, नाम सुने ही है, गुजरात का एक क्षेत्र था लोथल, जहां पर जो भी मकान बनाए गए थे वो मेन सड़क की तरफ उसके दरवाजे खोले गए, लोथल में से खोले गए थे। और किसी भी जगह मेन सड़क की तरफ दरवाजों का मुख नहीं हुआ करता, बल्कि पीछे की तरफ। सिर्फ गुजरात का लोथल शहर जो था वो अपने दरवाजों को मेन शहर, मेन रोड की तरफ एक प्रकार से खोलते थे। क्लियर है? तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा दोस्तों। 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई कराई गई। तो वहाँ से भी अवशेष मिले। और 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा में खुदाई की गया। तो दोनों स्थानों पर जब वस्तुएं मिली, इससे अनुमान लगाया गया कि ये जो सभ्यता थी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी बड़ी एरिया में फैली हुई है। तो इस तरीके से पॉइंट समझिए दोस्तों, शॉर्टकट में चला जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, गुजरात का जो लोथल था, ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ था? गुजरात के लोथल में था। कहाँ था दोस्तों? गुजरात के लोथल में बंदरगाह था। ये पॉइंट याद रखी रहिएगा। क्लियर है? मोहनजोदड़ो
कि हमने बताया मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, आर.डी. बनर्जी थे, जो कि 1922 में किए थे। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है दोस्तों, जो कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। क्लियर है? तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है दोस्तों? विशाल स्नानागार है। अग्निकुंड, क्या दोस्तों? अग्निकुंड, समझ रहे हैं? अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिनका नाम है पशुपतिनाथ है। क्या? पशुपतिनाथ है। तो पशुपतिनाथ की एक प्रतिमा यानी मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। किसकी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति। तो नर्तकी कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। पशुपतिनाथ की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। क्लियर है? हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। अगर हड़प्पा की मोहर पे चलते हैं दोस्तों, जो चित्रण है उसमें एक श्रृंगी यानी एक सींग वाले पशुओं का चित्र देखने को अधिक से अधिक मिलता है। क्लियर है? और यहीं से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? निकलता हुआ पौधा। मनके बनाने के कारखाने हैं दोस्तों, चान्होदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चान्होदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी एक प्रकार से जो लिखा है वो भाव से, यानी चित्र जो बनाए गए हैं वो भाव चित्रात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये भी जानते रहिएगा। क्लियर है? सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए एक पद्धति अपनाई थी। उस पद्धति का नाम था ग्रीड पद्धति। कौन सी पद्धति दोस्तों? ग्रीड पद्धति को अपनाई थी सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने नगरों के विन्यास के लिए। क्लियर है? मिट्टी से बने हल का भी साक्ष्य देखने को मिला है। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल की बात करते हैं, गेहूं और जौ थे। क्लियर है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पिग्गट। पिग्गट ने कहा, पिग्गट ने क्या कहा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे, धरती को उर्वरता की देवी के नाम से पुकारते थे। क्लियर है? किसके नाम से? उर्वरता की देवी के नाम से पुकारते थे। वृक्ष की भी दोस्तों पूजा करते थे। किसकी? जैसे हम लोग वृक्ष की पूजा करते हैं, उसी तरीके सिंधु सभ्यता के लोग भी वृक्ष की पूजा करते थे। क्लियर है? और ध्यान दीजिए दोस्तों, शिव पूजा के प्रचलन के भी साक्ष्य सिंधु सभ्यता से देखते हैं। सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिर के अभी तक अवशेष नहीं मिले हैं, जिस पे कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। सिंधु सभ्यता की ही देन है स्वास्तिक चिन्ह। आप लोग देखते हो, यही है स्वास्तिक चिन्ह। तो ये किसकी देन है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। क्लियर है? तो स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, ऐसा मान सकते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई थी। और भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ये भी जानते रहिए दोस्तों। और पशुओं में एक कुबड़ वाला सांड होता था। आप लोग देखते हैं बैल जो कुबड़ निकला होता है, वो विशेष पूजनीय होता था, लोग बहुत ज़्यादा उसका पूजा करते थे। और एक प्रकार से
और याद रखना है दोस्तों, सेंधावासी जो लोग होते थे सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए वो सेंधावासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, क्लियर है, चौपड़, पासा खेलना आदि उनके मनोरंजन के साधन होते थे। जैसे हम लोग अपना मनोरंजन करते हैं, क्लियर। उसी तरीके से सिंध सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी, ध्यान दीजिएगा कि बर्तन में जो मटके होते थे उस पर लाल कलर और काले कलर से पेंटिंग करते थे, क्लियर है, बहुत ही सुंदर था। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति, वैभव सभ्यता के प्रचलित थे, यानी पर्दा प्रथा समाज में प्रचलित था, क्लियर है। यानी औरतों को घर में रखना, पर्दा करना, घूंघट काटना, ये सभी क्या है, प्रथाएं एक प्रकार से समाज में विचलित था, क्लियर है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्त्री मूढ़ मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी मात्र सत्ता, माता की सत्ता पे चलता था, क्लियर है। और पॉइंट एक और याद रखना दोस्तों कि घोड़े के अवशेष सुरकोटदा नामक स्थान से देखने को मिलते हैं। तौल की जो संभवतः इकाई थी 16 के अनुपात में हुआ करती थी, क्लियर है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए दोस्तों, सेंधावासी जो लोग थे वो यातायात के लिए ध्यान 4 पहिया, 2 पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो छूट भी रहे हैं, जो हम बता भी रहे हैं। सेंधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे पॉइंट हैं, हालांकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है। तो इस तरीके से दोस्तों इसको समझिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए आपसे हम एक पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। पहली, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की? अगर बढ़िया सुनेंगे जरूर बताएंगे। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो किसके द्वारा, मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई किसके द्वारा किया गया था? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। घोड़े के अवशेष कहां देखने को मिले? सुरकोटदा। विशाल बंदरगाह कहां से प्राप्त हुआ है? गुजरात का लोथल, क्लियर है। और विशाल स्नानागार जो कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है, कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। कहां से? मोहनजोदड़ो। और पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं? हमने बताया लोथल और कालीबंगा से, क्लियर है। 3 मुख वाले देवता जिनका नाम है पशुपतिनाथ, जिन्हें आदि शिव के नाम से भी जानते हैं, जिनके चारों ओर हमने बताया हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ये सील मतलब ये कहाँ से प्राप्त हुआ है ये बताइए? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंध सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक था। किसने कहा था हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है? पिग्गट ने कहा था। किसने कहा दोस्तों? पिग्गट ने। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है, क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी? दोस्तों नगरीय सभ्यता थी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। और सिंध सभ्यता में मुख्य फसल कौन कौन सी होती? गेहूं और जौ हुआ करती थी, क्लियर है। तो इस तरीके से पॉइंट जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसा है? रावी नदी। हड़प्पा इस समय कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, क्लियर है। तो इस तरीके से पॉइंट याद रखिए दोस्तों। कालीबंगा, घग्गर,
कोटदीजी, सिंधु, रंगपुर, मादर, रोपड़, सतलज नदी, लोथल, भोगवा नदी किनारे, आलमगीरपुर, हिंडन, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना है। आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही तो और भी बताया जाता। तो कल फिर मिलते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा और छोटा करने का प्रयास करेंगे। हाँ दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना है। और दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, आप लोग वीडियो पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो हमारा भी मनोबल बना रहेगा। और जिन बच्चों को करंट से मतलब है, मतलब करंट देखना चाहते हैं, वो करंट देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों चलिए आपके लिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? आपको बताना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी थी, ग्रामीण थी? क्लियर है? तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।